हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बुदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर परीक्षा 2016 के पेपर की। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है। ज्योग्राफी में हम बाकायदा उसके हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा यूपीएसआई और जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ज्योग्राफी का लेक्चर तो डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा जो हर चैप्टर, जो जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के हिसाब से कुछ उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए। फ्रेंड्स, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए। ये कहाँ से निकाले गए थे? ये फ्रेंड्स निकाले गए थे दमदमा से। फ्रेंड्स, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे। अगर हम देखें तो दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल शवाधान, 5 कब्रों में 2 मानव शवाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? फ्रेंड्स, विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल जो हैं फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेखिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। फ्रेंड्स, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, WS फेयर सर्विस। कौन थे? WS फेयर सर्विस, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1971 में। ठीक है, इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल था, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर हम देखें तो धर्मपाल जो था वो बौद्ध मतानुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी कि पहाड़पुर में बौद्ध विहारों की स्थापना की। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की भी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध का विवरण जो है हमें कहाँ से ज्ञात होता है? ये हमको ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। फ्रेंड्स, अशोक का जो 13वां शिलालेख था उसके द्वारा हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, इसी से अशोक को जो है, अशोक का युद्ध से मोहभंग हो जाता है, यानी कि अशोक का दिल व्यथित हो उठता है, क्योंकि इसमें इतनी जनहानि होती है जिसको देखकर उसका दिल व्यथित हो उठता है और वह धम्म नीति चलाता है। ठीक है, यानी कि युद्ध घोष की नीति को छोड़कर धम्म नीति को ज़्यादा महत्व देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। फ्रेंड्स, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि जो थी सम्राट समुद्रगुप्त के लिए थी। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के लिए थी। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त हुई है। ये प्रशस्ति वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थित है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विवाद के कारण आयोग द्वारा ये प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसको आगे देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? फ्रेंड्स, जहांगीर जो हैं इन्होंने चित्रकला को संरक्षण दिया था, यानी कि ऑप्शन ए सही है, पेंटिंग को संरक्षण दिया था। ठीक है, देखें तो मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा गया। जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को, ठीक है, स्थापत्य कला की अपेक्षा किसको महत्व दिया? चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अका रेजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम फ्रेंड्स कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, जो
गुलाम वंश का एक शासक था। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश 1210 से 1236 था। फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सुल्तान तो था, लेकिन इसने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। फ्रेंड्स लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली थी? अकबर ने ली थी। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु ये अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण था, यानी कि अकबर जो था वो नगाड़ा बजाया करता था। ठीक है, उसमें योग्य था या बजा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। फ्रेंड्स वह मदरसा कहाँ पर स्थित था? वो मदरसा स्थित था लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? फ्रेंड्स पानीपत की लड़ाई में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? 1526 में ईस्वी में, यानी कि 1526 एडी में पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा। यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, और बाबर जो है अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? फ्रेंड्स कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। नागलापुर नगर की स्थापना की थी। अगर हम देखें तो कृष्णदेव राय जो कि 1509 से 1529 तक एक महान सेनानायक, विजेता एवं प्रशासक होने के साथ साथ कला, संस्कृति व साहित्य का प्रेमी भी था। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। उसने अनेक मंदिर, मंडपों व तालाबों का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी विजयनगर के सम्राट नागलापुर नामक नगर की स्थापना भी उसने की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस रो मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस रो मुनरो जो हैं किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? फ्रेंड्स मद्रास के गवर्नर कब रहे थे टॉमस रो मुनरो? ये रहे थे 1820 से 1827 ईस्वी तक। ठीक है, 1820 से 1827 ईस्वी तक। अगर हम देखें तो अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस रो मुनरो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो आप समझ लीजिए टॉमस रो मुनरो और कैप्टन रीड थे। ये व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग के हिस्सों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% यानी कि 51% हिस्सा शामिल था। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक जो है मद्रास के गवर्नर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स भारतीय गौरव या फिर यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम देखें तो यह चौहान वंश का शासक था। कौन? पृथ्वीराज चौहान जो था चौहान वंश का शासक था तथा 1173 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। ये दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसे समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा है। 1191 में यानी कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था, किंतु अगले ही वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह से परास्त किया तथा संभवतः वह लड़ते हुए मारा गया। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है फ्रेंड्स ये एक्स ला चैपेल संधि के से अंत होता है इसका, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत होता है पेरिस की संधि से। ठीक है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत होता है फ्रेंड्स ये जो होता है अनिर्णायक युद्ध रहता है। उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध का अंत ब्रिटिश जो है इसमें हारते हैं। तो जो ब्रिटिश हारने का मुख्य कारण ये था कि जो मराठा और निजाम था ये हैदर अली से मिल जाते हैं, इस कारण से ब्रिटिश हार जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का सर्वप्रथम शिकार हुआ था सतारा। ठीक है, सतारा। फ्रेंड्स अगर हम देखें लॉर्ड डलहौजी शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस नीति के तहत सतारा 1848 में
विलय किया गया था। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, उसके बाद बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, ठीक है, को ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में मिला लिया गया था विलय नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? फ्रेंड्स, पश्चिम भारत के जो डी.के. कार्वे थे उनका नाम जो है किस संदर्भ में लिया जाता है? उनका नाम जो है एक तो स्त्री शिक्षा और पुनर्विवाह के संदर्भ में लिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, प्रोफेसर धौड़ी केशव कार्गे ने 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डी.के. कार्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से है। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को 2 विकल्प को माना है, ठीक है, 2 विकल्पों को माना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? एक तो ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फ्रेंड्स, इन्हीं के प्रयास से भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था और खिलाफत आंदोलन हुआ था 24 नवंबर 1919 को स्टार्ट हुआ था और इसमें इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत, जो उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? फ्रेंड्स, देवबंद आंदोलन जो है 1866 में आरंभ हुआ था, 1866 में आरंभ हुआ था। अगर हम देखें तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। ये आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका अविस्मरणीय योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में एक पार्टी गठित की गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। फ्रेंड्स, अगर हम देखें, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें कम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के उच्छेदन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, यानी कि किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? फ्रेंड्स, ये परित्याग किया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार में, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार यानी कि हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट या फिर सर की उपाधि का परित्याग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी कि रेड शर्ट आंदोलन प्रारंभ किया था। या अगर हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में पश्तूनों, यानी कि पश्तून जो थे, उनको अफगान के नाम से जानते हैं, यानी कि अफगानी थे, के द्वारा अंग्रेजी संप्रदाय के विरोध में चलाए गए खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे आंदोलन को ही लाल कुर्ती या फिर सुर्ख पोशाक की संज्ञा प्रदान की गई थी, क्योंकि इस संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इस संगठन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर अधिकतर परीक्षाओं में बना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी और पीसीएस, इसके अलावा बिहार पीसीएस, यानी कि आप एनटीपीसी, रेलवे वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और इसके अलावा आप यूपीएसआई और एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी कि गोंडवाना, ठीक है। अगर हम देखें तो भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम इस प्रकार है: आर्कियन, धारवाड़, कुंडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्राइब, टर्सरी और क्वार्टरी। उल्लेखनीय है कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिखाया गया है कि माड़ा ये फ्रेंड्स कहाँ पर है? माड़ा ये स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में माना, ठीक है। और माना आप दर्रा देखते हैं, माना दर्रा कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में।
और नाथुला दर्रा है फ्रेंड्स, ये स्थित है सिक्किम में। जोजिला दर्रा फ्रेंड्स स्थित है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सिपकीला दर्रा स्थित है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स जो दर्रों से संबंधित जो महत्वपूर्ण लेक्चर है ये हमने डिस्कस किया है अपने काफ़ी अच्छे से, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप दर्रों से संबंधित लेक्चर एक ज्योग्राफी नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें दर्रों से संबंधित एक पूरा अच्छे से एक लेक्चर डिस्कस किया है। उस लेक्चर को आप देख लीजिए। जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं वहाँ से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और दर्रों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। फ्रेंड्स लेह जाने का रास्ता जो है इन दर्रों में से किससे है, जोजिला दर्रे से है। जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। सिपकीली दर्रा जो है फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर जम्मू से श्रीनगर को रास्ता जाता है। चुम्बी घाटी जो है फ्रेंड्स ये तिब्बत में, सिक्किम और भूटान के मध्य में स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ पर है, तिब्बत में, भूटान और सिक्किम के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फ्रेंड्स भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं हम इसको, तो कौन सी है, अनाईमुडी है। अनाईमुडी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है, जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी है, 2670 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि जो तिलैया बांध है, फ्रेंड्स तिलैया बांध है ये कौन सी नदी पर है, यानी कि ये जो है वराकर नदी पर है। यहाँ पर दिया गया है कोनार नदी, तो ये ऑप्शन में गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। फ्रेंड्स इसकी वीडियो हम जल्दी आपके लिए एक लेकर आएंगे, जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं, जिससे आपके अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएँ। पूरा लेक्चर में पूरा एक लेक्चर अच्छे से डिस्कस करूँगा, 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी अच्छी से वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है, वो है वोरा, यानी कि पोलैंड। वोरा पोलैंड में है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा फ्रेंड्स कहाँ पर होती है, चेन्नई में होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। फ्रेंड्स विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, श्रीलंका है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से एक सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। तो ई कारगा जो है चीन, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ई कारगा जो है फ्रेंड्स ये रूस में है, कौन सी नदी पे, यान्सी नदी पर। ठीक है, रूस में ई कारगा जो है बंदरगाह ये रूस में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, चीन में ना होकर के रूस में स्थित है। बाकी के सारे सुमेलित हैं, यानी कि रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। और मॉन्टेविडियो जो बंदरगाह है उरुग्वे में है। जकार्ता जो है कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है। फ्रेंड्स कितने पर झुकी है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स बिग बैंग जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी जो है, ये निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। ये फ्रेंड्स व्याख्या करता है ब्रह्मांड के उद्भव की, यानी कि यूनिवर्स के उद्भव की। और इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज एम लेमेंटियर ने किया था। जो कब किया, ठीक है, जॉर्ज एम लेमेंटियर ने किया था इसका प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स लानोज जो घास के मैदान है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में। और स्टेपी जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। प्रेरी घास के मैदान जो हैं ये फ्रेंड्स पाए जाते हैं
नॉर्थ अमेरिका में, और विल्ड जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स यूरोप में। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? वो फ्रेंड्स कौन सा है? कोंकण। कोंकण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर हम देखें भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसके 3 भाग हैं। एक तो है फ्रेंड्स मालाबार जो कि केरल में इसको जाना जाता है, और कनारा कर्नाटक, इसको कर्नाटक में जाना जाता है। कोंकण तट जो इसको गोवा और महाराष्ट्र में कोंकण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। कोरोमंडल जो है ये पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। चलिए ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स इन झीलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स सुपीरियर झील। इसके बाद हम देखते हैं उसके बाद झील है विक्टोरिया झील, और उसके बाद फ्रेंड्स आती है बैकाल झील, और उसके बाद कौन सी आती है? ग्रेट बियर झील। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि चौथी सबसे बड़ी झील है, उसके बाद तीसरी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद पहली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनके कंट्री से सुमिलित करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। किनकी जो है ये फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? किनकी जापान में स्थित है, और कैटन जो है फ्रेंड्स ये स्थित है आपका चीन में। कैटन चीन में स्थित है। लॉरेन जो है फ्रेंड्स ये फ्रांस में स्थित है, और वेलो हॉरिजॉन्टल जो है ये फ्रेंड्स ब्राज़ील में स्थित है। यानी कि इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें से सही उत्तर का चयन करना है तो मुकुम जो केंद्र है, मुकुम जो है ये कहाँ पर किससे संबंधित क्षेत्र है? ये संबंधित है कोयला से संबंधित क्षेत्र है। दिल्ली राजहरा क्षेत्र जो है ये संबंधित है लौह अयस्क से। कोरापुट जो क्षेत्र है ये संबंधित है फ्रेंड्स बॉक्साइट से, और चित्रदुर्ग जो है ये संबंधित है मैग्नीज से। यानी कि यहाँ पर इसके अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो खिरगिज जनजाति फ्रेंड्स कहाँ से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपकी मध्य एशिया से। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया से संबंधित है। और बुशमैन जनजाति जो है ये फ्रेंड्स कालहारी से संबंधित है। एनु जनजाति जो है ये फ्रेंड्स संबंधित है आपकी जापान से। और वद्दू जनजाति जो है ये फ्रेंड्स अरब से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? फ्रेंड्स लिंगानुपात सबसे कम कौन से समुदाय में है? तो वह है फ्रेंड्स सिख समुदाय में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय में 903 है। मुस्लिम, जैन तथा बौद्ध संप्रदाय में लिंगानुपात के अनुसार 951, 954 और 965 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स इनमें से अगर हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। लेकिन इसके अलावा हम देखें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या घनत्व, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से देखना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। 2011 से 2012 में जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है 19.05 दी गई है, ये सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स कितनी थी? 17.7% रही है 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी
होगी। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र फ्रेंड्स कितनी होगी? 29 ईयर्स, यानी कि 29 वर्ष। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की औसत उम्र कितनी होगी? 37 वर्ष और 48 वर्ष होगी, यानी कि भारत एक युवा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें से सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। संविधान संशोधन जो है ये फ्रेंड्स किससे किया जाता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा, ठीक है। और वित्त आयोग, फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है संविधान संशोधन, यानी कि पहले का चौथा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, ठीक है, बी सही होगा। वित्त आयोग जो है ये संबंधित है फ्रेंड्स आर्टिकल 220 से, और हाँ आर्टिकल 220 से ही संबंधित है। और उसके अलावा देखते हैं हम वित्तीय आपात जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 360 से। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं फ्रेंड्स ये संबंधित है 312 से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन देख के भी उसको टिक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको एक या दो मालूम होते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। फ्रेंड्स कौन से बाद में किया है? केशवानंद भारती बाद 1973 में, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए ही भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो कथन और कारण दिया गया है। इसमें दिया गया है कथन, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो अनुच्छेद जो 32 है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है, यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए ये सही व्याख्या करता है। और जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं इन्होंने इसको यानी कि अनुच्छेद 32 को मूलात्मा कहा। जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद, यानी कि संसद कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि 368 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? फ्रेंड्स भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अगर हम देखें इसकी व्याख्या में तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, नंबर 2 राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों का अक्षुण्ण रखना, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, वार्ता एवं मध्यस्थता करने तथा राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आगे है कितने दिनों के लिए कार्रवाई अगर नहीं करती है राज्यसभा, तो ये 14 दिनों तक अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसको पारित मान लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? फ्रेंड्स किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अगर हम देखें अनुच्छेद 249(1) के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा ये घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, सरकारी आयोग जो है किसके लिए गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 1983 में इसको गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग फ्रेंड्स एक संवैधानिक संस्था है। अगर हम देखें तो इसका आर्टिकल 243 में वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 243 में वर्णन किया गया है और राज्यपाल जो हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो फ्रेंड्स, ये कर सकती है आर्टिकल 253 के तहत, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से पारित होना अनिवार्य है फ्रेंड्स? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? वो है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। तो कौन है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 341 यानी कि 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य या फिर संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये जो है संबंधित है किससे? आर्टिकल कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 148 से। आर्टिकल 148 से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से संबंधित है। वित्त आयोग संबंधित है फ्रेंड्स आर्टिकल 280 से। और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकरण जो है ये संबंधित है फ्रेंड्स किससे? आर्टिकल 323A से, 323A से। और उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का गठन फ्रेंड्स किसके अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है 148 के तहत, वित्त आयोग जो है 280 के तहत, और प्रशासनिक अधिकरण जो है 323A के तहत, और संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 के तहत गठित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? फ्रेंड्स, कौन से राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? फ्रेंड, इनमें से कौन है? राज्य का राज्यपाल, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अगर हम देखें तो पंचायती जो है राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243C के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है संविधान के कौन से भाग में किए गए हैं? भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। पंचायती राज व्यवस्था फ्रेंड्स किस लिए अपनाई गई है? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी फ्रेंड्स B.R. मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता को, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
अगर हम व्याख्या देखें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन है जिनको जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो ये है नगर पंचायत, और इसके अलावा हम देखते हैं ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, यानी कि इन तीनों को शामिल किया गया है जिला योजना में। और अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है इसके तहत, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है। फ्रेंड्स, कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है, यानी कि 21 हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे हैं 68 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, और जिसको मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।